तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा, नया सा, बेहतरीन सा चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स एक प्यारा सा चैप्टर, जहां से 4 से 6 नंबर का सवाल आपके पेपर में बन जाता है। इसके कुल मिला के 5-6 लेक्चर्स आएंगे और 5-6 लेक्चर्स में चैप्टर अच्छे से पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जो पढ़ा दिया जाएगा उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। जो मैं पढ़ा दूंगा केवल वही कवर कर लो, इन लेक्चर्स को ढंग से पढ़ लो, पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए बेटा, इस चैप्टर के दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका एनवायरमेंट के ऊपर और दूसरा पार्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो हम इस चैप्टर को भी दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे एनवायरमेंट वाला, और एनवायरमेंट में आप पे इतने से टॉपिक है। ठीक है, इतने आपको टॉपिक एनवायरमेंट के अंदर पढ़ने हैं। लास्ट में कुछ मिक्स टॉपिक होंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे जो एनवायरमेंट से संबंधित होंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक छोटा सा पार्ट है, इसमें कुल मिला के 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे मोटे मिक्स टॉपिक होंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे पार्ट बी के। और इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, पहली बोल रहा हूं। जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर ए से, जहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है और एनवायरमेंट के फंक्शन क्या है। तो जरा समझते हैं मेरी बात को। बेटा, अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो सभी एनवायरमेंट का हिस्सा है। अपने आसपास जो भी आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, बगीचे, बाग, फूल, जानवर, जो भी चीज आपको अपने आसपास दिख रही है वो सभी के सभी एनवायरमेंट का हिस्सा है। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हमको हमारे प्लेनेट से, हमारा प्लेनेट कौन है? अर्थ। कि हमको हमारे प्लेनेट से, अर्थ से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सभी का सभी एनवायरमेंट में आता है। एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, तुम हो, लिविंग थिंग्स है। जो एनिमल्स है लिविंग थिंग्स है। तो एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी आते हैं। लेकिन जो चीजें लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स, आपके माउंटेन्स है, रिवर्स है, नॉन लिविंग थिंग्स भी एनवायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसका, देखते हैं मीनिंग कि एनवायरमेंट क्या होता है। द एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एनवायरमेंट में सभी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट शामिल होते हैं। तो आपके प्लेनेट पे जितनी भी लिविंग वाली चीजें हैं, जिनको हम लोग बायोटिक एलिमेंट, और जितनी भी नॉन लिविंग वाली चीजें हैं जिनको हम लोग अबायोटिक एलिमेंट कहते हैं, वो सभी एनवायरमेंट में आते हैं। दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और ये सभी एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें रहने के लिए, जीवन यापन के लिए जमीन चाहिए, हमें सन चाहिए, सनलाइट चाहिए, हमको नदियां चाहिए पानी पीने के लिए। तो ये सभी चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, और इसी चीज को हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेस एंड प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। प्लेनेटरी इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमको हमारे प्लेनेट से, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, कि हमको हमारे प्लेनेट से विरासत के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सभी एनवायरमेंट में आता है। सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन एनवायरमेंट में आते हैं। तो ये तो हो गया एनवायरमेंट का मीनिंग, कि एनवायरमेंट में सभी लिविंग एलिमेंट्स बोले तो बायोटिक, और नॉन लिविंग एलिमेंट बोले तो अबायोटिक एलिमेंट आते हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो भी आते हैं। प्लस हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हमको हमारे प्लेनेट से विरासत के रूप में जो कुछ मिला वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, अब अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो भैया, एनवायरमेंट के यहाँ पे 2 कंपोनेंट आ गए। मतलब एनवायरमेंट में लिविंग भी आते हैं और नॉन लिविंग भी आते हैं। तो बोल दिया, एनवायरमेंट में आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक तत्व और अजैविक तत्व। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? तो जो भी लिविंग एलिमेंट्स है, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये बायोटिक एलिमेंट लिविंग। यस, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है। बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तभी तो पौधा ग्रो होके पेड़ बनता है, उसमें लाइफ है, तभी एक प्लांट पेड़ बन। जैसे आप छोटे बच्चे थे,
आप में लाइफ है, आप एक बड़े बच्चे बन गए। ऐसी एक छोटे प्लांट है, उसमें लाइफ है, एक बड़ा पेड़ बन गया। तो फॉरेस्ट है, प्लांट है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सभी लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जैसे कि एयर, हवा, वाटर, लैंड, माउंटेन, सनलाइट। इन सब में लाइफ नहीं होती। क्या माउंटेन का आकार बड़ा हो जाता है? अरे जो माउंटेन आज से 100 साल पहले था, वो माउंटेन का आकार आज भी वही है। तो इन सब में लाइफ नहीं होती। तो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर है और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स भी क्लियर है। तो भाई मीनिंग तो हो गया। अब बात करें एनवायरनमेंट के फंक्शंस की, तो भाई एनवायरनमेंट के 4 फंक्शंस है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को सबसे पहले अपने नोट्स में लगाइए इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो भाई देखो, एनवायरनमेंट के 4 काम है। सबसे पहला काम है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में हम जो भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं या देश में किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो बेटा उस प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल, रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। तो एनवायरनमेंट हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेस प्रदान करता है। ठीक है। इट सप्लाइज एसेंशियल रिसोर्सेस, जैसे कि मिनरल्स, खनिज बोलते हैं, वाटर, सॉइल। आपको खेती बाड़ी करनी है, तो खेती बाड़ी करने के लिए, गेहूं उगाने के लिए आपको जमीन चाहिए, पानी चाहिए। आपको फर्नीचर बनाना है, आपको उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो एनवायरनमेंट हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। पहला काम तो ये हो गया। हम दूसरे काम की बात करें, सस्टेन या सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। बेटा हम जो जीवन जी पा रहे हैं, हमारी लाइफ आगे बढ़ पा रही है, ये भी एनवायरनमेंट की वजह से बढ़ पा रही है। आज आप जी पा रहे हो जस्ट बिकॉज आप सांस ले पा रहे हो, और सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और ये हवा कहां से मिल रही है? एनवायरनमेंट से मिल रही है। आपको जीवित रहने के लिए सनलाइट चाहिए, ये सनलाइट आपको कहां से मिल रही है? एनवायरनमेंट से मिल रही है। आपको पता है, अगर आपके पास सनलाइट ना पहुंचे तो आप बर्फ बन जाओ, आप जीवित ना रह पाओ। जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ बिल्कुल सही डिस्टेंस पे है मून और सन से। अगर अर्थ हल्की सी भी सन के पास होती, हम गर्मी के मारे मर जाते। अगर अर्थ हल्की सी भी मून के पास होती, हम ठंड के मारे मर जाते। तो भैया एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, सस्टेन लाइफ, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। क्या बोलता है? इट गिव्स एसेंशियल एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट हमें आवश्यक एलिमेंट देता है, जैसे कि सन, एयर, वाटर एंड सॉइल, मृदा, मिट्टी। मिट्टी नहीं होगी, खेती बाड़ी कहां पे करोगे? मिट्टी नहीं होगी, बेटा प्रोडक्शन कैसे करोगे? तो एनवायरनमेंट हमको एसेंशियल एलिमेंट देता है। ये ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। विदाउट दीज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना एनवायरनमेंट के आप अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। सूरज, हवा, पानी सब एनवायरनमेंट देता है। ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का तीसरा काम क्या है? एसिमिलेट या फिर एब्जॉर्ब वेस्ट। एब्जॉर्ब या एसिमिलेट का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना। बेटा हम इतने समय से पृथ्वी पर रह रहे हैं, और कितना सारा कूड़ा कचरा, वेस्टेज हमने क्रिएट किया होगा। ये सारा वेस्ट जाता कहां पे है? ये सारा कूड़ा कचरा जाता कहां पे है? तो हमारी पृथ्वी की, हमारे एनवायरनमेंट की एक सबसे खास बात यह है कि हमारे द्वारा क्रिएट किया गया वेस्ट एनवायरनमेंट अपने अंदर समा लेता है। पृथ्वी हमारे द्वारा किए गए वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इसका तीसरा काम है। बोलता है द एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी। कि जो भी हम कूड़ा कचरा क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन के थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू, उस कूड़े कचरे को एनवायरनमेंट ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका तीसरा काम है। और एनवायरनमेंट का आखिरी और चौथा काम क्या है? एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट हमें बहुत ही बेहतरीन लाइफ प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट हमें एस्थेटिक सर्विसेज, ये तुम्हारा वाला एस्थेटिक नहीं है कि एस्थेटिक फोटो खिंचवा ली, अबे नालायको, वो अलग होता है। एस्थेटिक सर्विस का मतलब है कि एनवायरनमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। जैसे कि आप बहुत टेंशन में हो, ठीक है, अभी अभी आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप चले गए पहाड़ों पे घूमने, और पहाड़ों पे घूम रहे हो, नजारे देख रहे हो, हर चीज भूल गए, कौन ब्रेकअप, कौन बंदी, सब मोह माया, सब त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे नजारे देखे, इतनी अच्छे अच्छे सुंदर नजारे देखे कि सब कुछ आप भूल गए। तो एनवायरनमेंट हमें खुश करता है। इतनी सुंदर सुंदर प्रकृति है,
जिनको देखकर भाई सब मजा आ जाता है। बहुत से लोग जब बारिश होती है कितने हैप्पी होते हैं, भाई बारिश हो रही है, कितना बढ़िया मौसम है कि नहीं है? ये बारिश कहां से हो रही है? एनवायरमेंट से ही तो हो रही है। लोग बीच पे जाते हैं घूमने, लोग पैसा खर्च करके, लाखों लाखों रुपए खर्च करके दूसरे देश जाते हैं, क्यों? केवल नजारे देखने के लिए। स्विट्जरलैंड जाते हैं लोग, क्यों? बर्फ वाले बेहतरीन बड़े बड़े पहाड़ देखने के लिए, वहां पे एंजॉय करने के लिए। तो एनवायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। क्या बोलता है? नेचुरल लैंडस्केप, जो प्राकृतिक नजारे, ठीक है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, मेक द सराउंडिंग ब्यूटीफुल। ये सब चीजें जो है, नदी, झरने, पहाड़, जंगल, ठीक है, ये सभी जो है काफी ब्यूटीफुल और काफी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है एक ह्यूमन को, जिससे जो ह्यूमन है वो काफी हैप्पी फील करता है, काफी रिफ्रेश फील करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। तो एनवायरमेंट हमें ये चार चीजें प्रोवाइड करता है। क्या क्या? सबसे पहला, प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स देता है। दूसरा, हमारे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, बिना एनवायरमेंट के जीवन जीना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, हमारे द्वारा क्रिएट किए गए वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। और चौथा, हमें एस्थेटिक सर्विस, सुंदर सुंदर नजारे, दृश्य प्रदान करता है। तो एग्जाम में आएगा, आप ये चार बातें लिखकर आएंगे। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम रिसोर्स की बात करें, बिकॉज हमने यहां पे पढ़ा था कि एनवायरमेंट जो है हमें अनेक अनेक प्रकार के रिसोर्स प्रदान करता है। तो इन्हीं रिसोर्स को थोड़ा मैंने आगे डिटेल में पढ़ाया है कि जो रिसोर्सेस होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, बच्चों एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आप देखेंगे तो मैंने यहां पे शब्दों को तोड़ दिया। रिन्यूएबल, री माने अगेन, न्यू माने नया, और एबल माने योग्य। अल्टीमेटली मैं ऐसे बोल रहा हूं, जो ऐसे रिसोर्सेस जो बार बार न्यू, जो बार बार न्यू उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिनके हमें कभी खत्म होने का डर नहीं होता, जो बार बार क्रिएट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनके हमें खत्म होने का डर होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये रिसोर्स पृथ्वी पर से खत्म हो जाएंगे। उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनको यूज करते समय हमें काफी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर ये खत्म हो गए तो जीवन, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? जबकि इन रिसोर्सेज को क्या होता है, ये तो बार बार रिक्रिएट हो जाते हैं। तो क्या बोलता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं, आर those resources which can be used without any fear of getting depleted or exhausted। डिप्लीटेड या एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म होना, नष्ट होना। ठीक है, तो बोलता है ऐसे रिसोर्सेस जो बिना किसी डर के हम यूज करें। किसके डर के? कि ऐसे रिसोर्सेस जिनके खत्म होने का कोई डर नहीं है, जिनके नष्ट होने का, समाप्त होने का कोई भी डर नहीं होता, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आगे बोलता है देयर इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस की कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती रहती है। अभी खत्म हुए, फिर क्रिएट हो गए, खत्म हुए, फिर क्रिएट हो गए, खत्म हुए, फिर क्रिएट हो गए। जैसे कि ट्रीज, जंगल, पेड़, पौधे। अब ट्रीज है, आज कटेंगे कल दोबारा उग जाएंगे, फिर कटेंगे फिर उग जाएंगे, फिर कटेंगे फिर उग जाएंगे। तो ट्रीज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बिट ऑफ वाटर, पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। पानी पृथ्वी के नीचे बहुत पानी है, बहुत ज्यादा। तो वाटर भी क्या है? रिन्यूएबल। हाँ, पीने वाला पानी कम है, लेकिन यहाँ पे केवल पानी बोला है भाई। पानी देखा जाए तो पानी बहुत है। तो वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ट्रीज क्या है? रिन्यूएबल। बेटा फिश, बहुत से बच्चे इसी को पेपर में गलत करके आते हैं और इसी के ऊपर सवाल पूछता है। बेटा एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का होता ही है, जो फिश है, बेटा फिश, जी देखो समंदर के नीचे बहुत पानी है, जितनी लैंड नहीं है ना, उससे अधिक तो पानी है। और इतना सारा पानी, तो उसके नीचे कितनी सारी मछलियां। तो जो फिशेस है बेटा, इनको भी रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। हर साल इतनी सारी मछलियां लोग निकाल निकाल कर जमीन में से, जमीन बोल रहा हूं, समंदर में से निकाल निकाल कर बेचते हैं, खाते हैं, फिर भी कभी खत्म नहीं होती। तो फिश क्या है जी? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसी प्रकार सनलाइट, वो भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सनलाइट कभी खत्म नहीं होने वाली, सनलाइट आपको मिलती रहेगी। तो ये जो रिसोर्सेस हैं कभी खत्म नहीं होने वाले। जबकि बात करें तो बोलता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं
विच गेट एग्जॉस्टेड विद देयर कांस्टेंट यूज। अगर आपने इसको लगातार यूज किया तो ये खत्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है जी? खत्म होना। कांस्टेंट यूज का मतलब लगातार यूज करना। दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, इनकी सप्लाई लिमिटेड है, आज नहीं तो कल खत्म होने ही वाले हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, ऑयल है, आयरन ओर है। अब ये सब आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है पृथ्वी के नीचे जब बहुत साल पहले एक बड़े लेवल का भूकंप आया तो पृथ्वी के नीचे ये जो जानवर वगैरह है, डायनासोर वगैरह है, वो दब गए। और इनके दबने से जो फ्यूल क्रिएट हुआ, जो ऑयल क्रिएट हुआ, उसी को फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये देखो पिक्चर देख रहे हो। तो ये तो भैया जब बहुत साल पहले भूकंप आया तब दब गए, फिर फ्यूल बन गए, लेकिन वो तो खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। तो ऐसे फॉसिल फ्यूल है, पृथ्वी के नीचे कोयला है, पृथ्वी के नीचे ऑयल है, गोल्ड है, गोल्ड देख लो, आयरन ओर, लौह अयस्क, मतलब पृथ्वी के नीचे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो भाई ये सब चीजें आज नहीं तो कल खत्म होनी है। इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो पेपर में इनका मीनिंग पूछ सकता है, इनका डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर कुछ आपको आइटम दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा रिन्यूएबल है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, टू इंपॉर्टेंट टर्म। पहला टॉपिक हम लोगों ने अपना कवर कर लिया, ठीक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोगों ने अपना कवर कर लिया। अब हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने जा रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होता है। चलिए, ये दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके मीनिंग पूछे जा सकते हैं। तो सुनो बेटा, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कैरी करना। जैसे कि देखो, मेरे पास ये एक बैग है, इसमें लैपटॉप रखता हूं, तो इस बैग की एक क्षमता है चीज को कैरी करने की। मैं उसमें इतना ही वेट डालूंगा जितना ये बैग कैरी कर सकता है। अगर मैं इसमें ज्यादा वेट डालूंगा तो ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से अलग हो जाएगा, बैग खत्म हो जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज को कैरी करने की क्षमता। और इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसकी भी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि पृथ्वी कितनी देर तक या कितने टाइम तक हमें कैरी कर सकती है। अब हमें कैरी करने का मतलब है कि पृथ्वी जो है कि कितना कूड़ा कचरा कैरी कर सकती है। आइए समझने का मैं ट्राई करता हूं, रीडिंग करवा के समझ में आएगा। कैरिंग कैपेसिटी में दो बातें आती है, बोलता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट मीन दैट। इसमें दो बातें आती है, दो बातों को ही बनाकर मीनिंग बनता है। पहला बोलता है द रेट ऑफ रिसोर्सेस एक्सट्रैक्शन शुड बिलो द रेट ऑफ रिसोर्सेस जनरेशन। देखो बेटा, एक होता है पृथ्वी से रिसोर्सेस को निकालना और एक होता है रिसोर्सेस को क्रिएट करना। जैसे कि हम जो पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ का काटना रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन है, रिसोर्सेस को यूज करना, खत्म करना, ये एक्सट्रैक्शन कहलाता है। और वापस से पेड़ उगाना, ये रिसोर्स का जनरेशन है। तो ये कहता है कि पृथ्वी हम लोगों को तब तक अच्छे से कैरी कर सकती है अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी हमें कैरी करे। कैरी मतलब संभालना, इसको हिंदी में बोलते हैं संभालने की क्षमता। अगर हम चाहते हैं पृथ्वी हमें कैरी करे, पृथ्वी हमें संभाले, तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम रिसोर्सेस का यूज कम करें, उसका जनरेशन ज्यादा करें। पेड़ काटे कम और पेड़ लगाए ज्यादा। अगर मान लो हम पेड़ कम लगाएंगे और पेड़ काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें पेड़ों की नीड होगी और हमारे पास पेड़ होंगे ही नहीं। क्यों? हमने सारे पेड़ काट डाले और हमने पेड़ उगाए नहीं। तो वहां पे अपने को समस्या फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो पृथ्वी अच्छे से हमें संभाले, तो पहला पॉइंट बोलता है रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन बिलो, कम होना चाहिए रिसोर्सेस के जनरेशन से। मतलब पेड़ काटो कम, एक्सट्रैक्शन कम करो और पेड़ उगाओ ज्यादा, जनरेशन ज्यादा करो। तो पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है, लेकिन प्लस इसी के साथ साथ एक बात पे और ध्यान देना है। क्या? द वेस्ट जनरेटेड should remain within the absorption capacity of the environment। और absorption capacity क्या होता है? देखो उसका मीनिंग ये लिखा है, आइए समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि हम जो कूड़ा कचरा क्रिएट करते हैं, हम जो भी कूड़ा कचरा क्रिएट करते हैं, वो पृथ्वी की
अर्थ की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कम होना चाहिए। अब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, एक स्पॉन्ज होता है। अब यहाँ पे मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। लेट मी चेक, है या नहीं है। मेरे पास नहीं है, ठीक है। मिल जा। सॉरी गाइस, आई डोंट हैव। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने देखा होगा एक स्पॉन्ज होता है, और स्पॉन्ज जो है पानी को सोख लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उस स्पॉन्ज की भी लिमिट है ना एक, कि कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर छोटा कुछ पानी फ्लोर पे फैला हुआ है, स्पॉन्ज उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन एक बड़ी बाल्टी में मैं उस स्पॉन्ज को डाल दूं, तो क्या वो स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा? जी नहीं, वो स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हेयर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हर चीज की एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी होती है। पृथ्वी की भी एक कैपेसिटी है कि हम जो कूड़ा कचरा क्रिएट कर रहे हैं, ये बात सच है, पृथ्वी उस कूड़े कचरे को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन पृथ्वी की भी एक लिमिट है, वो उतना ही कूड़ा कचरा अपने अंदर समा पाएगी जितनी उसकी क्षमता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में? हम आज की डेट में कूड़ा कचरा बहुत क्रिएट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उस वेस्ट को पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। समझ में आ गया? इसकी वजह से पॉल्यूशन जैसी समस्याएं अपने को फेस करनी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी अपनी कैरिंग कैपेसिटी में रहे, पृथ्वी हमें संभाल पाए, हमारा जीवन पृथ्वी पर अच्छा रहे, तो सेकंड बात हमको ध्यान देनी चाहिए कि हम जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं वो एनवायरमेंट की या पृथ्वी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर अंदर होना चाहिए। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का यहां लिखा हुआ है मीनिंग, कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पे अर्थ है, कि अर्थ की एबिलिटी, अर्थ की कैपेसिटी, अर्थ की एबिलिटी या अर्थ की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, गार्बेज या फिर वेस्ट, कि हमारी पृथ्वी की, हमारी एनवायरमेंट की कितनी क्षमता है कि वो वेस्ट को, गार्बेज को, पॉल्यूशन को या डिग्रेडेशन को एब्जॉर्ब कर सके, उसको एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कहते हैं। और यहां बोला गया है कि जो कूड़ा कचरा है वो पृथ्वी की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से कम होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं अवशेषी क्षमता। तो पृथ्वी की अवशेषी क्षमता से कम कूड़ा कचरा क्रिएट करना चाहिए। अगर हम इन दोनों बात पे ध्यान देंगे कि पहला, रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन कम होना चाहिए, रिसोर्स का जनरेशन ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा, हम जो भी वेस्ट क्रिएट करें वो पृथ्वी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कम होना चाहिए। उतना ही वेस्ट क्रिएट करो जितना पृथ्वी एब्जॉर्ब कर सके, तो बोला जाएगा कि पृथ्वी अपनी कैरिंग कैपेसिटी में है, पृथ्वी हमको कैरी कर सकती है। बट अगर हम इन सब चीज को फॉलो नहीं करेंगे, मान लीजिए आप पेड़ उगा कम रहे हो और काट रहे हो ज्यादा, आप पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा कर रहे हो, पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो हमारे एनवायरमेंट में समस्या क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ जाएगी, और इन्हीं समस्याओं को बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो हमारा एनवायरमेंट देखो, पृथ्वी देखो, ऐसे पूरी जो है परेशान हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, एनवायरमेंटल क्राइसिस या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। आप बताओ, पहले आपको ये दोनों मीनिंग क्लियर है? आप इत्मीनान से अगर इनका मीनिंग पढ़ने बैठोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने जो है अपनी क्लास का टॉपिक नंबर 2 भी कवर कर लिया है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होता है। आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है और उसके कॉजेस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं थर्ड टॉपिक, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। तो देखो, मैंने अभी आपसे बोला कि जब रिसोर्सेस का हम एक्सट्रैक्शन ज्यादा करते हैं, रिसोर्स निकाल रहे हैं ज्यादा का एक्सीड, जब रिसोर्सेस ज्यादा निकाल रहे हैं दैट ऑफ देयर जनरेशन, और रिसोर्स हम जनरेट कम कर रहे हैं, हम कूड़ा कचरा ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं और पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इट मींस हम उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं भाई, और उल्टे उल्टे काम करोगे तो जो एनवायरमेंट है फेल्स टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन, तो एनवायरमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर हम एनवायरमेंट को परेशान करेंगे। तो ये जो हमारे 4 फंक्शंस थे,
रिसोर्स प्रोवाइड करना, हमारी लाइफ को सपोर्ट करना। एनवायरमेंट ये सारे काम नहीं कर पाएगा, और अगर एनवायरमेंट अपने काम नहीं कर पाएगा तो इसी को बोलते हैं पर्यावरण में संकट आना, एनवायरमेंटल क्राइसिस होना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना। ठीक है, तो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे कि जब रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, जनरेशन कम है, रिसोर्स निकाल रहे हैं ज्यादा, प्रोड्यूस कर रहे हैं कम, हम कूड़ा कचरा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं ज्यादा और वेस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है कम, तो वैसे केस में एनवायरमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता, और इसी स्थिति को एनवायरमेंटल क्राइसिस, पर्यावरणीय संकट कहते हैं, जहां पे पृथ्वी में ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हो पृथ्वी आपको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में समस्या आना शुरू हो गई है। समझ में आ गया, एनवायरमेंटल क्राइसिस या फिर डिग्रेडेशन इस टॉपिक का नाम है। तो ये तो मीनिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट में संकट आते क्यों है, हमारा एनवायरमेंट परेशान हो क्यों रहा है। आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, अभी आपका एनवायरमेंट कोई सेफ नहीं है। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, कितनी समस्या है, सांस लेना मुश्किल है। तो अभी आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो वो एनवायरमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं बल्कि कि अभी वर्तमान में हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या समस्या है इस समय पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, दिल्ली में है, लेकिन क्यों है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द रीजंस या फिर कॉजेस बिहाइंड करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस, कि अभी जो एनवायरमेंट में संकट है इसके पीछे के कॉजेस क्या है, रीजन क्या है। या क्वेश्चन बनेगा अकाउंट फॉर, बेटा अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण, के कारण, अकाउंट फॉर का मतलब होता है के कारण। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण बताइए, एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण बताइए, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखो भाई, मैंने 5-6 कॉज बताए हैं। सबसे पहला बच्चों कॉज है बढ़ती जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारे एनवायरमेंट में समस्या क्रिएट हो रही है। भाई देखो, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। लोग जितने ज्यादा पैदा होंगे उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा एनवायरमेंट से रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन होगा। जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, लोगों को गुड्स एंड सर्विस चाहिए, और गुड्स एंड सर्विस बनने के लिए कच्चा माल या रिसोर्स कहां से मिलते हैं, एनवायरमेंट से मिलते हैं। तो एनवायरमेंट से एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेस का ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज कॉज्ड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू इंडस्ट्रियल यूज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब लोग बढ़ेंगे, तो कहां रहेंगे, तो उनके रहने के लिए नए नए शहर बसाए जाएंगे। और शहर कैसे बसाए जाएंगे, तो जंगल को काटा जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, और जंगल काटना, पेड़ काटना, जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। पेड़ काटना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना होता है, लेकिन क्या करें, जनसंख्या बढ़ रही है, नए शहर चाहिए, नई बिल्डिंग चाहिए, नई इंडस्ट्री चाहिए, तो जंगल काट के सड़कें बनेंगी, वहां पे नए नए शहर बसाए जाएंगे। जंगल काटना, पेड़ काटना एनवायरमेंट की हत्या करना होता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो इट इज पुटिंग मोर वेस्टेज इनटू एनवायरमेंट। जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्शन वाला वेस्ट, कंजम्पशन वाला वेस्ट ज्यादा क्रिएट होगा, और हमारा एनवायरमेंट उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में समस्या आएगी। तो भैया बढ़ती जनसंख्या इस प्रकार से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बोला गया है एफ्लुएंट कंजम्पशन। भाई एफ्लुएंट कंजम्पशन का मतलब होता है अमीर लोगों कंजम्पशन। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, रिच, अमीर। बोलता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं, और अमीर हो रहे हैं तो अपनी लाइफ को कंफर्ट में लाने के लिए एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यक्ति अमीर हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वो अपनी गर्मी से कंफर्ट में आने के लिए घर में एसी लगा रहा है, और वही एसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, वही एसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्रिएट कर रहा है, और जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। व्यक्ति अपने घर में फ्रिज लेके आ रहा है, और वही फ्रिज हार्मफुल गैस क्रिएट कर रहा है जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। व्यक्ति अपने कंफर्ट में आने के लिए गाड़ी खरीद रहा है, और वही गाड़ी जब रोड पे चलती है तो भैया एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है।
इसको बोला गया है एफ्लुएंट कंजम्पशन, कि जो लोग अमीर अमीर लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट को परेशान करते हैं, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। बोलता है एक्सेसिव यूज ऑफ कार, कार का यूज, एसी का यूज एक्सेट्रा, इन सब का जो यूज है वो हार्मफुल गैस क्रिएट करता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस जो अच्छी नहीं होती। बोलता है कि द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दीज आर मोर देन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, और इन एफ्लुएंट कंजम्पशन से, कार से, एसी से जो वेस्ट क्रिएट होता है वो पृथ्वी की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से कहीं ज्यादा होता है। हम ज्यादा गैस क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो एफ्लुएंट कंजम्पशन बोलते हैं इस चीज को, ये भी एक रीजन होता है किस चीज का, एनवायरमेंटल क्राइसिस का। ठीक है जी। इसके बाद और क्या रीजन है जी, तो थर्ड पॉइंट बोलता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यस, देश में न्यू न्यू इंडस्ट्री जनरेट हो रही है और वो नई नई इंडस्ट्री भी पॉल्यूशन का कारण है। जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। अभी जो इंडस्ट्री है पेट्रोल वाली, केमिकल वाली, ये हार्मफुल केमिकल रिलीज करती है। इनकी चिमनी से धुआं निकलता है तो एयर में केमिकल गया। ठीक है, ये पानी में, नदियों में अपना वेस्ट छोड़ती है तो पानी में केमिकल गया। ठीक है, जमीन में, सॉइल में केमिकल जाता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। तो जैसे जैसे देश में इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पर बढ़ना, कि जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि पेपर वाली इंडस्ट्री, शुगर मिल इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, ये भी बड़ी मात्रा में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये भी बड़ी मात्रा में ऐसे एलिमेंट्स रिलीज करते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इंडस्ट्रीज भी एक मेन कॉज है पॉल्यूशन का, एनवायरनमेंट के खराब होने का। ठीक है, उसके बाद बताओ चौथा पॉइंट क्या है। तो चौथा पॉइंट है बच्चों अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उन जनसंख्या को सेटल करने के लिए नए नए शहर बसाए जा रहे हैं। फिर वही वाली बात, शहर बसाएंगे, जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे, ठीक है, वो भी एक प्रकार का नुकसान है। तो इन शहरों को बसाने के लिए भी क्या लिखा है कि अर्बनाइजेशन हैज कॉस्ट क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग। क्लियरिंग ऑफ लैंड का मतलब है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जमीन को साफ कर देना। तो बोलता है शहरीकरण से बड़े बड़े लेवल पे जंगलों को साफ करते हैं ताकि रहने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इन सब के लिए जो है जंगल को काटा जाता है ताकि लोग रह सके। Thus it has led to excessive exploitation of land। इससे क्या होता है, जमीन का बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जंगल को साफ कर दिया आपने, जंगल काट दिए, बताओ जो जंगल के जानवर थे जो वहां पे रहते थे बेचारे वो कहां जाएंगे। आपने जंगल तो काटा काटा, प्लस जंगल में रहने वाले जानवरों का जो घर था आपने वो भी छीन लिया, और वो जानवर अब कहीं और जाएंगे और वो मर जाएंगे। बिकॉज हर एक जानवर का अपना वो होता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ पे सेट हो चुका हूँ। वो जानवर अपने जंगल छोड़ छोड़ के कहीं और शिफ्ट होंगे, कोई रोड पे आ जाएगा, एक्सीडेंट में मर जाएगा, और ऐसे करके प्रजातियां भी लुप्त हो जाती है, जानवर भी मर जाते हैं, जानवर भी लुप्त हो जाते हैं। तो भाई जंगल काटना, फॉरेस्ट काटना एक बहुत ही नेगेटिव स्टेप होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। ठीक है, बोलता है नेचुरल रिसोर्स का, प्राकृतिक संसाधन का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो शहरीकरण भी एक रीजन है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। और उसके बाद पांचवा पॉइंट बोलता है जी अदर फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दे बोलता है देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस, जैसे कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। यस बेटा, गरीबी देखो, यहाँ पे अमीरी, अमीरी ने भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, और यहां बोलता है गरीबी, कि गरीबी ने भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। यस, अमीर लोग तो अपने एसी कार से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति भी अपनी गरीबी की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। एक गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता वो सिलेंडर गैस खरीद सके, तो बेचारा गरीब व्यक्ति पेड़ काट के उनका लकड़ी का यूज करता है अपना चूल्हा जलाने के लिए। अब उसने चूल्हा जलाने के लिए
पेड़ काटा। पेड़ काटना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना है कि नहीं है? नुकसान पहुंचाना है। अगर पेड़ कटेगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो बोलता है गरीब व्यक्ति करते हैं, पेड़ काटते हैं फ्यूल के लिए, लकड़ी के लिए, अपने घर के लिए, बेचने के लिए भी पेड़ काटते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। एक गरीब व्यक्ति नदी में नहा रहा है, नदी में कपड़े धो रहा है, बिकॉज वो गरीब है, उसके पास कोई जगह नहीं है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। अब नदी में नहा रहा है, कपड़े धो रहा है, वहीं पे फ्रेश हो रहा है, तो अगेन उसने नदी को पॉल्यूट किया, उसने वाटर पॉल्यूशन क्रिएट किया। तो अमीर व्यक्ति भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और गरीब व्यक्ति भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। और इसके ऊपर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि कैसे जो एनवायरनमेंट है वो दोनों से नुकसान, मतलब किस प्रकार एनवायरनमेंट को दोनों से नुकसान पहुंचता है, अमीरी से भी और गरीबी से भी। तो आपको उसमें ये वाला पॉइंट भी लिख के आना है और आपको उसमें ये वाला पॉइंट भी लिख के आना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा, प्रॉपर आंसर क्या है मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एनवायरनमेंट को नुकसान के और क्या कॉजेस है? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। किसान लोग जो है अपने जमीन में, अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर है, बेटा ये हमारी जमीन को खराब कर देते हैं। आपने जमीन में केमिकल डाल दिए अच्छी खेती बाड़ी करने के लिए, आपको अभी तो अच्छी खेती बाड़ी मिल जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए जो है जमीन आपकी खराब हो चुकी है। वो जमीन अगर आप उसमें केमिकल ना डालते तो 50-60 साल तक वो आपको प्रोडक्शन करके देती, बट क्योंकि आपने जमीन में केमिकल डाले, अब वो जमीन केवल 30-40 साल तक प्रोडक्शन करके देगी, उसके बाद जमीन खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज भी एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद वो बोलता है अगला, वाइल्ड लाइफ पोचिंग। वाइल्ड लाइफ माने जानवर, पोचिंग माने शिकार। बहुत से लोग जानवरों के शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में जानवर का शिकार करने से वो जानवरों की प्रजातियों को लुप्त कर देते हैं, और जानवरों की प्रजातियों का लुप्त होना भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। हमें नहीं पता कौन सा जानवर का भविष्य में किस काम हमारे आ जाए, क्योंकि जानवरों के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है जो क्या पता भविष्य में हमारे कब किसी काम आ जाए। लेकिन अगर हम ऐसे जानवरों को मार मार के उनको लुप्त कर देंगे, तो जानवरों को मार मार के लुप्त कर देना भी एक देश के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैंने बोला वहीकुलर पॉल्यूशन, मतलब गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन। सबसे बड़ा पॉल्यूशन का मेन सोर्स तो यही होता है, व्हीकल वाला पॉल्यूशन, कि लोग बाइक का, कार का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। जैसी पैसा आया भाई बाइक खरीद ली, पैसा आया कार खरीद ली, और रोड पे खूब बाइक खूब कार यूज हो रही है, जो एनवायरनमेंट को बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित करती है। दिल्ली में तो जो मोस्टली पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर मोस्टली पॉल्यूशन ये व्हीकल वाला ही है, कार बाइक वाला ही मोस्टली पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर है। तो एनवायरनमेंट को खराब करने के, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के हमने 5 रीजन पढ़े। पहला, बढ़ती जनसंख्या। दूसरा, एफ्लुएंट कंजम्पशन, कार एसी का यूज। तीसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फैक्ट्री इंडस्ट्री का बढ़ना। चौथा, अर्बनाइजेशन, नए नए शहरों का बसना। और पांचवा, अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, पेपर में आए, तो होपफुली अब आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे ये खत्म होता है और आज की क्लास यहाँ पे हमारी खत्म होती है। बढ़िया सा एनवायरनमेंट जैसा हमने जो है थैंक यू का ग्रीटिंग आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने जो है अपने पार्ट ए के, देखो 3 टॉपिक तो हमने आज में निपटा दिए। अब बाकी बचे हुए टॉपिक भी करेंगे और जल्दी से पार्ट ए को फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।